हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही शानदार होने वाली है क्योंकि मैंने इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन लिए हैं वो सभी रेलवे बोर्ड परीक्षाओं के लिए हैं, जैसे कि एनटीपीसी ग्रुप डी, एएलपी टीयर 2 और फिर आपका आरपीएफ कांस्टेबल एसआई। इनके क्वेश्चन मैंने लिए हैं तो रेलवे वालों के लिए बेहद खास हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्या क्वेश्चन है? 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए 24,800 रुपये पर प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करें। यानी कि 24,800 रुपये का एक मूलधन है, उस पर ब्याज लगा 15% वार्षिक और समय कितना है? 2 साल। तो 2 साल के बाद आपको टोटल कितने पैसे मिलेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के ना कई सारे तरीके हो सकते हैं। कोई तो करता होगा फॉर्मूला लगाकर, कोई भिन्न तोड़कर करता होगा। तो अलग अलग मेथड हो सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा और शॉर्ट तरीके से कैसे करना है वो भी आपको मैं बताता हुआ चलूंगा। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम जो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो ऐसे कर सकते हैं कि 24,800 रुपये लिख लेंगे गुना। सबसे पहले देखेंगे 15% की भिन्न कितनी होती है, तो 15% होता है 15/100। अगर मैं इसको काट लूँ तो 5×15, 5×2=10, तो इसको मैं कह सकता हूँ 3/20। जब भी चक्रवर्ती ब्याज की बात होगी तो हमेशा आप नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली जोड़ कर लिख दें, यानी कि 23 हो जाती है और नीचे की कितनी बचेगी? 20। ठीक है, तो यानी कि 1 साल के बाद जो धन है वो अपने आप का 23 कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा भाई? 1 साल के बाद हो जाएगा 23/20। साल कितने दिए हैं? साल दिए हैं 2, इसलिए 23/20 की हम कितनी बार गुना कर देंगे? 2 बार गुना कर देंगे। और ये डायरेक्ट क्या निकल कर आ जाएगा? आपका मिश्र धन निकल कर आ जाएगा, यानी कि 2 साल के बाद ब्याज सहित आपको कितना पैसा मिलेगा ये आपका डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। बस अब आपको कैलकुलेशन करनी है और भी कुछ भी नहीं करना है। अगर मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी और ये कितना है? 2 दूनी 4, 4 से इसको भाग दूंगा, 4×6 = 24 और 4×2 = 8। तो मेरे पास आ गया 62 गुना 23 अब आप अगर देखें तो इनके सभी के लास्ट का एक अंक जो है, लास्ट के 2 अंक जो है वो क्या है? बिल्कुल बराबर है। तो यानी कि इकाई के अंक से तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। एक दूसरा मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है जिसका नाम है डिजिटल सम मेथड, उसको मैं यहाँ अप्लाई करके देखता हूँ। अगर मैं डिजिटल सम लगाऊं तो मुझे इनके सबके अंकों को जोड़ना पड़ेगा। 6 और 2 कितना होता है? 8। 3 और 2 कितना होता है? 5। ऐसे ही 3 और 2 कितना होता है? 5। अब इनकी गुना करें, 8×5 = 40, गुना कितनी होगी? 5। देखिए 40 में 4 और 0 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 5। फिर इनकी आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। और 20 को भी आपस में जोड़ेंगे तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा? डिजिटल सम यानी कि डिजिट का जोड़ करने पर हमको क्या मिला? 2 मिला। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसके अंकों को जोड़ने पर डिजिट का सम कितना आता हो? 2 आता हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम चेक करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 4×3 = 7 और 7 14, 14 और 9 कितने हो जाएंगे? 14 और 9 हो जाएंगे 26, 26 और 8 कितने हो जाएंगे? 26 और 8 हो जाएंगे 34। तो 34 के अंकों का जोड़ कितना हो जाएगा? 7। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, जिनका 9 जोड़ बन रहा है उसे हटा दो, 7 और 2 9 और 8 और 3 कितने हो गए? 11। और 11 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो इसका डिजिटल सम 2 आ गया है। इसका मतलब आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी आंसर होने वाला है। एक बार और भी चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो उनका भी डिजिटल सम 2 आ रहा हो और 2 ऑप्शन आपस में क्या हो जाए? एक जैसे हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखें, ये तो 9 बन गया, ये 8 और 1 9 बन गया और ये हो गया 7 और 3 10। और 10 को आपस में जोड़ेंगे तो डिजिटल सम कितना आएगा? 1। ये 9 बन गया हमारा, ये 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 को आपस में जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा और बचेगा क्या? 3। तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 3। तो ये तरीका है डिजिटल सम का, यानी कि डिजिट को सम करना। इन सब का डिजिट को जोड़ेंगे तो जो एक अंक आएगा वो आएगा 3, इन सब के डिजिट को जोड़ेंगे एक अंक आएगा 1। जब भी 2 डिजिट का जोड़ने पर 9 आ जाए तो उसको हटा दो, उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिजिटल सम जो मेथड होता है वो 9 का बेसिकली डिविजिबिलिटी रूल होता है। ये कभी हम डिटेल में बात करेंगे इस चीज़ को लेकर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप में से कुछ लोगों को अभी भी डाउट हो तो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए मुझे किस चीज़ की गुना करनी है? 62 की गुना 23 में करनी है। सबसे पहले मैं 23 का वर्ग निकाल लेता हूँ। 23 का वर्ग आप लोगों को याद होगा,
या याद नहीं है तो देखें किस तरीके से वर्ग निकालते हैं। 3 का वर्ग करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 की 2 में गुना करो, 3 दूनी 6, और 6 की 2 में गुना करेंगे, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल लगा 1, और 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा 529 हो जाएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। जब भी किसी चीज़ का वर्ग करते हैं, देखिए जैसे मुझे 23 का वर्ग करना था, ठीक है, तो सबसे पहले 3 का वर्ग करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 की 2 में गुना करेंगे, 3 दूनी 6, और 6 की भी 2 में एक बार गुना करनी पड़ेगी आपको, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 हो जाएगा, हासिल चला जाएगा 1। ठीक है, अब इस इधर 2 का वर्ग कर दो, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 1 हासिल का कितना हो जाएगा 5, तो इसका वर्ग कितना आ गया 529। अब देखिए मुझे 62 की गुना 29 में करनी है, तो मैं इसे 62 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 60 + 2 गुना 529। सबसे पहले 60 की गुना इसमें कर लेते हैं, तो 0, 9 6 54 का 4 का हासिल लगे 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितने हो जाएंगे 17 का 7 का हासिल लग गया 1, और 6 पंजे 30 और 1 31, तो ये आ गया प्लस। इसमें क्या जोड़ना है, 2 की गुना कर दो, 9 दूनी 18 का 8 का हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 5 दूनी 10, इनको आपस में जोड़ देंगे, तो 8 0 में 8 जुड़ेगा तो 8, और फिर 4 में 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 9, फिर 7 में कितनी जुड़ेगी 0 तो हो जाएगा 7, और 1 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2, और ये रह जाएगा इस तरीके से, तो 32,798। तो यही मेरा आंसर था, 32,798। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को कैलकुलेशन करेंगे। देखिए यहाँ से जब क्वेश्चन बना, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ से सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी थी। अब कैलकुलेशन से आंसर देने के कई सारे तरीके होते हैं, या तो आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो कि आप सेकंडों में कैलकुलेशन करना जानते हो, या फिर आपको कुछ मेथड पता होने चाहिए, जैसे इकाई का अंक का मेथड। लेकिन अगर मैं इकाई का अंक लगाता तो देखिए क्या आता है, इकाई का अंक 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, तो बाद में क्या आता 8, और इन सारे के सारे ऑप्शन में बाद में क्या दे रखा था जी 8 दे रखा था, इसीलिए इकाई के अंक का मेथड में नहीं लगा पाया। फिर मैंने आपको सिखाया है दूसरा मेथड डिजिटल सम। तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ डिजिटल सम लगा दूं तो देखिए मेरा क्वेश्चन कितना आसान हो गया था, मैंने सेकंडों में आंसर दे दिया था, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। स्मार्ट वर्क इसी चीज को कहते हैं। हार्ड वर्क क्या होता है कि आप कैलकुलेशन करो, और स्मार्ट वर्क होता है कि आपको कुछ मेथड पता हो जिनका प्रयोग करते हुए आप एग्जाम में अपना समय बचा सकें। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक से बताया ये क्वेश्चन। जो एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन है वो आप किस तरीके से करें, एडवांस लेवल वाले बच्चे वो सीधा इसमें क्या लगाएं, डिजिटल सम मेथड लगाएं, उनके लिए बेहद आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जो थोड़े से एडवांस लेवल के बच्चे होंगे वो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि देखिए जी 24,000 करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, जैसे कि 24,800 है, इसका डायरेक्ट 23/20 गुना 23/20, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बटे में कितना बच गया 4। वैसे तो आप सबसे बढ़िया तरीका तो यह है 4 6 24, 4 दूनी 8, अब 6 और 2 कितने हो गए 8, 3 और 2 5, और 3 और 2 5, 5 पंजे 25, 25 का आ जाएगा 7, इधर क्या बचा 8, 8 की 7 में गुना करेंगे, 8 सती 56, 56 को आपस में जोड़ेंगे 11, 11 को आपस में जोड़ेंगे 2, डिजिटल सम 2 आना चाहिए। चेक करेंगे फटाफट से, 9 खत्म हो गया, ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा 7 और 3 10 और 8 18 खत्म, कितना बचा जी 4, फिर 9 खत्म, 7 और 3 10 और 18 खत्म, कितना बचा 2, ऐसे यहाँ 1 बचेगा और ऐसे यहाँ 3 बचेगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आप स्मार्ट तरीके से और स्पीड के साथ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी क्वेश्चन कराते हैं जैसे भिन्न टूट गई कि 20 रुपए की कोई चीज़ कितनी हो गई 23, फिर 2 साल की बात है तो इसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है। ये कितना था, मूलधन कितना हो गया जी 400, और ये कितना हो गया जी मिश्र धन हो गया 529। कुछ लोग इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं कि देखिए जी मूलधन तो इधर लिखेंगे, मिश्र धन इधर, 20 से 23, 20 से 23, क्योंकि 2 साल की बात है, तो 400 से कितना हो गया 529 हो गया। अब हमारा मूलधन हमारे हिसाब से कितना आया है 400, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है मूलधन 24,800, 24,800, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से काटूंगा, 4 6 24, 4 दूनी 8, तो 1 यूनिट का मान मेरा कितना आ गया 62। मुझे किसका निकालना है, मुझे निकालना था मिश्र धन, मिश्र धन यानी कि अमाउंट, तो मुझे 529 यूनिट का मान निकालना था। तो 529 में 1 यूनिट का मान आया है 62, इसकी क्या कर दो गुना। अब फिर वही बात आ जाती है कि 529 में 62 की गुना करो, या फिर यहाँ से आप क्या लगा दो डिजिटल सम। देखिए 9 तो हटा दो, 5 और 2 कितने बचेंगे 7, और 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 और 7 की गुना करेंगे 56,
56 को आपस में जोड़ेंगे 11, 11 को आपस में जोड़ेंगे 2, तो जिसका डिजिटल सम 2 हो वो आंसर लगा दें। मेन मुद्दा आकर फंसता है कैलकुलेशन करने पर, जैसे कि यहाँ कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ी थी। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कैलकुलेशन करनी है या फिर कोई मेथड लगा के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन क्या है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 1,60,000 रुपए पर चक्रवर्ती ब्याज क्या है। अर्धवार्षिक रूप से ब्याज लग रहा है, देखो जी, अर्धवार्षिक का मतलब है 6 महीने। ठीक है जी, अर्धवार्षिक का मतलब क्या है जी, 6 महीने ब्याज लग रहा है। जब 6 महीने ब्याज लग रहा है तो सबसे पहले ब्याज की दर को भी 6 महीने में बदलो। अब देखो इन्होंने 1 साल की ब्याज की दर दे रखी है, ब्याज की दर दे रखी है 1 साल की हो 10%। तो मुझे पता है कि वार्षिक को अगर मैं कहीं में बदल दूं महीने में, तो मुझे कहीं से भाग देना पड़ेगा 12 से महीने में बदलने के लिए। और फिर उसने मुझे कहा है कि हमें कितनी चाहिए, अर्धवार्षिक, यानी कि 6 महीने की निकालनी है। तो 6 महीने की निकालनी है तो 6 से कर दो गुना। तो सबसे पहले तो महीने में बदलने के लिए 12 से भाग दो और फिर गुना कर दो 6 की। तो अगर मैं देखूँ 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 2 से ये कट गया 5 बार। तो यानी कि अर्धवार्षिक ब्याज की दर जो है वो कितनी आ गई, अर्धवार्षिक जो है वो कितनी आ गई, ब्याज की दर मेरी आ गई 5%। ब्याज की दर 5% आ गई। अब ये 2 साल दे रखे हैं, इन 2 साल को भी क्या में बदलना पड़ेगा, अर्धवार्षिक में बदलना पड़ेगा। अब 2 साल में कितने महीने होते हैं, कितने दे रखे हैं, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 2 वर्ष में महीने होते हैं 24 महीने। अब इन 24 महीनों को मुझे 6 महीने में बदलना है। कितने महीने में बदलना है, 6 में। तो 6 से भाग दे दो इसको, तो कितने महीने, कितने छमाही आ जाएंगे, 6 चौक 24, तो आ जाएंगे 4 छमाही। कितने आ जाएंगे, 4 छमाही। यानी कि 24 महीने में 6 महीनों में अगर 24 महीने को तोड़ दूं तो कितने छमाही आ जाएंगे, 4 छमाही आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास ब्याज की दर तो है 5%। देखो ये भी छमाही हो गया अर्धवार्षिक, और ये भी 4 छमाही, छमाही को अर्धवार्षिक भी कहते हैं। तो ये भी ब्याज की दर भी अर्धवार्षिक हो गई और महीने को भी क्या में बदल दिया, अर्धवार्षिक में। कितने अर्धवार्षिक हो गए, 4 अर्धवार्षिक हो गए। ठीक है, अब बस मुझे दे रखा क्या है, मूलधन मुझे दे रखा है। मेरे से पूछा है कि आप मुझे क्या बताओ, आप हमें चक्रवर्ती ब्याज बताओ। तो अब देखिए मैं इसे 5% को तोड़ूंगा इधर। 5% क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20। मैंने कहा था ऊपर वाले में जोड़ दो, तो यानी कि 20 रुपए की कोई चीज 1 साल में कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ठीक है जी, 1 साल में या एक अर्धवार्षिक में, क्योंकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है। तो एक अर्धवार्षिक में, पहले अर्धवार्षिक में 20 रुपए कितने हो जाएंगे जी, 21। फिर दूसरे अर्धवार्षिक में फिर 20 से कितने हो जाएंगे, 21। तीसरे अर्धवार्षिक में फिर कैसे होगा, फिर 20 से क्या हो जाएंगे, 21। और चौथे अर्धवार्षिक में फिर 20 रुपए कितने बन जाएंगे, 21 हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास जो है उस समय जो दे रखा है वो 4 अर्धवार्षिक दे रखा है, हमने जो अर्धवार्षिक में बदला है इसको। ठीक है, अब अगर इनकी गुना कर दें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है जी, और 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए ये कई बार पूछा जाता है, ये बहुत फेमस है, ये 5% बहुत फेमस है। इसलिए हमको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए कि अगर 21 21 21 की 4 बार गुना होगी तो ये 19 44 81 आता है। ठीक है, कितना आता है, 19 44 81। इसको आप एक मेरे कहने से रट लीजिए। अगर आपने ये रट लिया तो आपका पेपर बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया मूलधन, ये क्या हो गया आपका मूलधन, ये हो गया आपका मिश्र धन। मिश्र धन में से मूलधन अगर मैं घटा दूं तो 19,000 नहीं सॉरी 1,94,481 में से 1,60,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा भाई, 34481, 34,481 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो चक्रवर्ती ब्याज है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा, 34,481। अब देखने वाली बात यह है कि मेरा और जो पेपर में दे रखा है क्वेश्चन में वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ मूलधन मेरा कितना आया है, 1,60,000, और यहाँ भी कितना दे रखा है, 1,60,000। इसका मतलब है मेरा मूलधन और इनका मूलधन क्या कर गया, मैच कर गया। अगर मैच ना करता
तो मैं अपने वाले को इनके बराबर रखता और 1 यूनिट का मान निकालता, फिर इस 1 यूनिट के मान की चक्रवर्ती ब्याज में क्या करता, गुना, तब मुझे पता चलता वास्तव में चक्रवर्ती ब्याज है कितना। अब 1,60,000 रुपये को 1,60,000 रुपये के बराबर रखूंगा तो 1,60,000 से 1,60,000 कटेगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 1। इसी तरीके से 1 यूनिट का मान 1 है तो 34,481 की गुना 1 में करूंगा तो 34,481 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन आपका दे रखा है, 34,481, ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल सही आंसर दे रखा है। देखो आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज की अगर मैं बात करूं, एक तो 20, 21 इसका वर्ग होता है 400, इसका 441। अगर ऐसे आ जाए 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8,000 और ये हो जाएगा 9261। ठीक है जी। और ये अगर 4 बार आ जाए तो ये हो जाएगा 1,60,000, ये हो जाएगा 1,94,481। ये आप रट लीजिए मेरे कहने से, आप जो भी परीक्षा देने जाएंगे उसमें आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं ये चीज़ें। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज के तहत कुल राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर यदि मूल राशि 18,000 रुपये है, ठीक है, तो 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। 3 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज के तहत कुल राशि 10% प्रतिवर्ष, 10% प्रतिवर्ष पर बताएं कितनी हो जाएगी यदि मूल धनराशि 18,000 रुपये है। ठीक है जी। देखिए इसका भी वही तरीका है। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है जी 1/10। तो इसका मतलब है कि 1 साल में 10 से कितना हो जाएगी, 11। 1 साल में 10 से कितनी हो जाएगी जी, 11 हो जाएगी। ठीक है, तो या तो आप इसको ऐसे कर लें कि डायरेक्ट अगर आपको मिश्र धन निकालना है तो 18,000 रुपये हैं, कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की, तो इसकी 3 बार गुना कर दो तो डायरेक्ट आपकी धनराशि निकल कर आ जाएगी। 3 जीरो से कट गई 3 जीरो, तो कितना बच गया, ये 18 गुना। देखिए 11 का जो घन होता है, 11 का घन होता है 1331। ठीक है जी। अब इसकी आपको डायरेक्ट इसमें गुना करनी है। देखिए 18 का 18 का 8 का हासिल लग गया 1, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 1 55 का 5 का हासिल लगे 5, 18 छत्तीस 18 तिया 54, 54 और 5 कितने हो जाएंगे, 59 का 9 हासिल लगे 5, 18 का 18 और 5 कितने हो जाएंगे, 23। तो 23,958 रुपये हो जाएगी, जो कि कहाँ दे रखी है, 23,958 रुपये। आंसर खत्म। चाहते तो आप यहाँ भी डिजिटल सम लगा सकते थे, लेकिन डिजिटल सम यहाँ मैंने क्यों नहीं लगाया, उसके ऊपर भी एक रीजन है। क्या रीजन है, क्योंकि देखिए सबकी डिजिट एक जैसी हैं, आगे पीछे भले ही लिख रही हूँ सबकी डिजिट एक है, सबको जोड़ेंगे ना तो सबकी डिजिट का जोड़ क्या है, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक जैसा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से इकाई के अंक वाला मेथड लगा देता तो देखिए 8 का 8 बाद में क्या आना चाहिए था, 8, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाता, ये वाला भी गलत हो जाता, लेकिन इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, फिर मैं इस क्वेश्चन में फंस जाता। फिर मैंने गुना क्यों करी, देखिए गुना आसान थी इसकी, इसलिए मैंने गुना कर दी। जब गुना भारी हो तब आप इकाई का अंक लगाएं या डिजिटल सम लगाएं, लेकिन जब कैलकुलेशन करना आसान हो, आपको 18 का पढ़ा आता है और कितनी गुना करनी है, 18 की 1 बार और 18 की 3 बार गुना करनी है, तो पता है कि आप स्पीड से गुना कर देंगे। तो आपको ये देखना है कि कहाँ आप गुना जो है वो तेजी से कर सकते हैं और कहाँ आपको गुना में टाइम लगने वाला है। जहाँ भी गुना में टाइम लगने वाला है वहाँ आप क्या करें, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लगाएं और उसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको तरीका समझ में आ गया होगा। तो आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं, नरेश ने वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की 10% वार्षिक दर पर 10,000 रुपए की राशि जमा की, 2 वर्ष के बाद नरेश को कितने रुपए प्राप्त होंगे। देखिए बेहद आसान क्वेश्चन है। जब डायरेक्ट मिश्र धन निकालना हो तो हमें पता है राशि कितनी दे रखी है जी, राशि दे रखी है जी 10,000। 10% वार्षिक का मतलब 10 का, अब तो आपको पता चल गया होगा 11/10 और 11/10। क्यों करा 2 बार, क्योंकि 2 वर्ष के बाद पूछा है। ठीक है, देखिए 2 जीरो से कट जाएंगी 2 जीरो, ये कितना बच गया 100, और 11 का जो वर्ग होता है वो होता है 121, तो 121 में इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा 12,100।
कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर डी। मुझे डायरेक्ट पता चल गया था 11 का वर्ग 121 होता है, तो मेरा आंसर डायरेक्ट ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के आसान क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार हमें इकाई अंक या डिजिटल सम लगाना पड़े, बस वहीं लगाएंगे जहां पर हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ जाए और कैलकुलेशन में टाइम लगने वाला हो। ऐसे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, तो हम इनको इसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं, मैं आपको वो अप्रोच बता रहा हूँ जो क्वेश्चन के हिसाब से आसान है। ठीक है, किसी क्वेश्चन को करने के लिए कोई अप्रोच आसान होती है, किसी क्वेश्चन को करने के लिए कोई अप्रोच आसान होती है। सारी अप्रोच मुझे आती हैं, सारी मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में ये अप्रोच आसान थी तो मैंने आपको वही बताई है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है? 523 है। निवेश की गई राशि याद करें। जब आपसे 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दिया जाए तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखें, D/P बराबर R/100 और इसकी घात कितनी? 2। इस D का मतलब है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, P का मतलब क्या है? मूलधन, और R का मतलब है ब्याज की दर। ब्याज की दर सबके मान रख दें। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 523। धनराशि आपसे पूछी गई है, ब्याज की दर 10 है, तो हो जाएगा 10/100 गुण इसकी घात 2। देखिए एक जीरो से कट जाएगी एक जीरो, तो कितना बचेगा? 523/P बराबर 1/10 और इसकी घात पूरे की कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, तो इधर कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 523/P बराबर 1/10 की घात 2 होगी, तो 10 गुना 10 यानी कि हो जाएगा 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो P का मान आ जाएगा 5 3 और इसके आगे 2 जीरो। तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह के आसान क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता भी है तो कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन जो है वो आपको शुरू में छोड़ देना है, और अगर बाद में समय बचे तो आपको उस क्वेश्चन को ट्राई करना है। क्योंकि कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन घुसा देता है पेपर के बीच में कि आप उस क्वेश्चन में उलझ के रह जाते हैं, उसके चक्कर में आपका पूरा के पूरे पेपर का जो समय है वो बर्बाद हो जाता है और आपका पेपर छूट जाता है। तो वे ऐसे क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं जो आप कर तो सकते हैं, लेकिन वो आपके एक क्वेश्चन 15 से 20 मिनट ले जाएगा, और उस 15 से 20 मिनट में जो आप 15 क्वेश्चन कर सकते थे वो आपके बेकार हो जाएंगे। तो हम उन क्वेश्चनों पर भी बात करेंगे आगे। देखिए एक क्वेश्चन क्या है कि 3 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज के तहत राशि दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 2048 गुना हो जाएगी? देखिए कितनी हुई है? 2 गुनी हुई है। अगर 2 गुनी हुई है तो इसे लिख दो 2 की पावर 1। 2 गुनी हुई है तो इसे क्या लिख देंगे? 2 गुनी हुई है तो 2 की पावर 1 लिख देंगे। और कितने वर्षों में हुई है? 3 वर्षों में, तो बराबर लिख देंगे 3। ठीक है, दो गुनी हुई है 3 वर्षों में। ठीक है जी, इतना कॉन्सेप्ट आप याद रखें। अगर 2 गुनी की जगह 3 गुनी होती तो मैं 3 की पावर 1 लिखता और बराबर लिखता 3 वर्ष। ठीक है, दुगुनी हुई है तो 2 की पावर 1 बराबर 3 वर्ष। पूछा है कि बताइए 2048 गुना कितने दिन में हो जाएगी? देखिए 2 की पावर मैं कितनी करूं, 2 की पावर कितनी लिखूं मैं कि ये 2048 बन जाए? ठीक है, तो 2 की पावर जो 11 होती है वो कितनी होती है? 2 की पावर 11 को अगर आप देखें तो ये 2048 होती है। तो इसका मतलब 2 की पावर 11 करनी पड़ेगी, तो ये धनराशि जो है कितनी हो जाएगी? 2048 गुना हो जाएगी। तो ये जो 11 की आपने गुना की है ऊपर, तो इसमें भी क्या है कि गुना कर दो, 11 की गुना कर दो, तो 11 तिया कितने हो जाएंगे? 33 वर्ष। यानी कि 2048 गुना होने में कितना समय लगेगा जी? 33 वर्ष का समय लगने वाला है। देखिए आपको ये चीजें याद रखनी है, जैसे कि क्या? 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? 32, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128, 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256, 2 की पावर 9 का मतलब होता है 512,
2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024 और 2 की पावर 11 का मतलब होता है 2048। इससे आगे भी देख सकते हैं, 2 की पावर 12 का मतलब इसका दुगुना कर दो तो कितना हो जाएगा 4096। तो ये चीज़ें आपको ना याद होनी चाहिए अगर आप पेपर देने जा रहे हैं। ऐसी 2 की घात, ऐसी आप 3 की घात याद करके जाएं, 5 की घात याद करके जाएं, 7 की घात याद करके जाएं, जहां तक भी संभव हो आपसे याद करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 10,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष पर चक्रवर्ती ब्याज का पता करें जो कि छमाही चक्रवर्ती ब्याज है। कितना है जी? ब्याज की दर जो है वो कितनी लगी है जी? ब्याज की दर छमाही लगी हुई है। तो आपसे पूछा है बताइए कितना होगा। सबसे पहले तो हम इसको छमाही में बदलेंगे। किसे? इस 10% को क्या में बदल दो कि 6 महीने के हिसाब से ब्याज की दर कितनी हो जाएगी। फिलहाल दे रखी है 10% वार्षिक, तो इसको अगर 6 महीने में बदलेंगे तो मैंने आपको बताया था पहले महीने में बदलने के लिए 12 से भाग दो और फिर जितने महीने पूछा जाए उससे कर दो गुना। तो 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10। तो ब्याज की जो दर आ गई है वो आ गई है 5% छमाही। 5% कितनी आ गई है? छमाही कह लो या अर्धवार्षिक कह लो, एक ही बात है। समय को भी आपको क्या में बदलना पड़ेगा? छमाही के हिसाब से। समय कितना है? 2 वर्ष। समय कितना है जी? 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं जी? 24 महीने होते हैं। अगर 24 महीने को हमें क्या में बदलना है? छमाही में बदलना है, तो 6 से भाग दे देंगे, 6 चौक 24, तो कितने आ जाएंगे? 4 छमाही आ जाएंगे आपके। तो देखने वाली चीज ये है कि देखो ब्याज की दर भी छमाही में आ गई और समय भी कितना आ गया? छमाही में। तो 5% ब्याज की दर से 4 छमाही का जो है हमें क्या निकालना है भाई? चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। अभी मैंने आपको 5% का बताया था, तो पहले छमाही में 5% कितना हो जाएगा? 20 से कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अभी बताया था क्या 5% का मतलब होता है जी 5/, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 1/20। 20 में 1 जोड़ेंगे तो 20 से कितना हो जाएगा जी? 21, एक छमाही में। दूसरी छमाही में फिर क्या हो जाएगा? 20 से 21 हो जाएगा। तीसरी छमाही में क्या होगा? तीसरी छमाही में फिर 20 से कितना हो जाएगा? 21। और चौथी छमाही में फिर क्या होगा? फिर 20 से कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से 1,60,000 रुपये कितने हो जाएंगे? 1,94,481 रुपये हो जाएंगे। और ब्याज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 34,481 मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस बार हमें क्या दे रखा है? देखो इस बार हमें मूलधन हमारा कितना आया निकल के? मूलधन हमारा आया है 1,60,000 और ब्याज कितना आया है? 34,481। तो कहीं तो दे नहीं रखा 34,481, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम देखेंगे कि मूलधन हमें दे कितना रखा है भाई? 10,000 और हमारे हिसाब से कितना आया है? 1,60,000। तो अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। मैं इसको मिटो देता हूं एक बार। अगर इसका आपने फोटो ले लिया हो, आप वीडियो रोक के पीछे जाके फोटो ले लेना। ठीक है, तो अगर मैं देखूं हमारे हिसाब से जो आया है वो आया है 1,60,000 और क्वेश्चन में इसका मान जो दे रखा है मूलधन का वो दे रखा है 10,000। 10,000, तो इसका मतलब है हमारी 1,60,000 10,000 के बराबर है। तो हमारी एक यूनिट का मान जो आएगा, जब भी एक यूनिट का मान निकालना हो तो इस पूरे के बटे में क्या लिख दो? ये 1,60,000। ठीक है जी, तो कितना आ गया? ये 4 जीरो से कट गई 4 जीरो, इसका मान आ गया 1/16। एक यूनिट का मान कितना आ गया? 1/16। तो हमारे चक्रवर्ती ब्याज हमारे हिसाब से कितना आया था? चक्रवर्ती ब्याज हमारे हिसाब से आया था 34,481 यूनिट। हमारे हिसाब से जो भी चीज आती है वो यूनिट में आती है, उसे फिर हम संख्या में बदलते हैं क्वेश्चन में दी गई चीज से कंपेयर करने के बाद। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा था मूलधन 10,000, हमारा आया था 1,60,000, तो हमने अपना 1,60,000 10,000 के बराबर रखा और अपनी एक यूनिट का मान निकाला 1/16। अब हमें जो हमारे हिसाब से ब्याज आया है उसको क्वेश्चन के हिसाब से बदलेंगे। तो हमारे हिसाब से तो 34,481 आया था, तो हमें निकालना था 34,481 का वास्तविक मान क्या होगा। तो इसमें एक यूनिट के मान की गुना कर देंगे, यानी कि 1/16 की। ठीक है, तो ये हो जाएगा 34,481। इसको किससे भाग दे दो? 16 से भाग दे दो। तो अब इसे 16 से भाग देंगे तो 16 दूनी 32, कितना बच गया? 2। 16 ही कम 16। तो ऐसा ऑप्शन जिसके शुरू में 21 आया हो
तो यहाँ भी 22 है, यहाँ भी 22 है, यहाँ 31 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखो मुझे पूरी कैलकुलेशन भी करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी आवश्यकता? क्योंकि ऐसा ऑप्शन देख लिया जिसके शुरू में 21 आया हो, क्योंकि मैं पूरा का पूरा काटूंगा तो बाद तक मुझे और थोड़ा सा मेरा टाइम लगेगा। तो बेहतर है कि आप ऑप्शन पे भी नज़र रखें कि ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। जैसे ही शुरू में 21 दिखाई दिया, मुझे एक दिखा, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके शुरू में 21 है, तो मैंने डायरेक्ट आंसर लगा दिया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक धनराशि को 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। इससे 1762 रुपये अधिक मिलेंगे यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाए। देखिए, अगर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से करते तो हमें 1762 रुपये अधिक मिलते। किसकी अपेक्षा? यदि हम ब्याज की गणना वार्षिक करें, ठीक है, वार्षिक करें और अर्धवार्षिक करें, तो अर्धवार्षिक में 1762 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो एक बार हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। किस तरीके से? देखिए, जब ब्याज की गणना जो है वार्षिक की गई हो तो ब्याज कितना मिलेगा, सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। और समय कितना है जी हमारे पास? 2 वर्ष है। ठीक है जी, इसको कैलकुलेट में आपको 2 तरीके से करके दिखाऊंगा क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे कि 10% दे रखा है, तो 10% का मतलब होता है 1/10, और 1 जुड़ने के बाद 10 रुपए की चीज 1 साल में कितनी हो जाएगी? 10 से 11। ठीक है जी, 1 साल में कितनी हो जाएगी? 10 से कितनी हो जाएगी? 11। और 2 साल की बात की गई है, इसका मतलब है 10 से फिर क्या हो जाएगी? 11। इसका मतलब है 100 रुपए की चीज 121 रुपए की मिल हो जाएगी, और ब्याज कितना मिलेगा? 21 रुपए का ब्याज मिलेगा। ठीक है, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो कितना बचेगा? 21 बचेगा। फिर दूसरी चीज उसने कहा है, यदि हम इसको अर्धवार्षिक रूप से गिनते, देखिए जब अर्धवार्षिक रूप से गिनते तो ब्याज की दर कितनी दे रखी है? 10% वार्षिक। इसे अर्धवार्षिक में बदलने के लिए गुना 12 भाग 6, भाग 12 गुना 6, तो अर्धवार्षिक रूप से कितना आ जाएगा? ये 5% आ जाएगा। और समय को अगर बदलेंगे तो 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24 महीने। और 24 महीने को अर्धवार्षिक में बदलेंगे तो 4 अर्धवार्षिक आ जाएंगे। ये अभी आपको मैं पीछे से चीजें समझवा के आ रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है चीजें अब आपको समझ में आने लगी होंगी। ठीक है, तो अगर मैं अर्धवार्षिक रूप से देखूं तो 5% ब्याज की दर है अर्धवार्षिक। हर 6 महीने में आपको कितना परसेंट देना पड़ेगा? 5%। और ऐसे ऐसे कितने अर्धवार्षिक करना पड़ेगा? 4 अर्धवार्षिक। तो पहले अर्धवार्षिक में 5% का मतलब कितना होता है? 1/20 होता है, अभी समझाया था। और 20 से कितना हो जाएगा? ये 21 हो जाएगा। तो पहले अर्धवार्षिक में 20 से 21, फिर दूसरे अर्धवार्षिक में फिर 20 से कितना हो जाएगा? 21, और फिर तीसरे अर्धवार्षिक में 20 से कितना हो जाएगा? 21, और चौथे अर्धवार्षिक में फिर कितना हो जाएगा? 20 से 21। इस तरीके से 1,60,000 रुपये की धनराशि जो है वो 1,94,481 हो जाएगी। और ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज मिलेगा 34,481। अब मेन मुद्दा चीज ये है कि मूलधन जो है, मूलधन तो वही था, उसी पे तो लगाया गया वार्षिक ब्याज, और उसी पे लगाया गया अर्धवार्षिक ब्याज। तो जब अर्धवार्षिक हमने लगाया तो हमें उसी धन पर 1762 रुपये ज्यादा मिल गए। अब जब धन वही है पहले वाला ही, तो हमें मूलधन जो है वो क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मूलधन कितना है? 100, और यहाँ पर कितना है? 1,60,000। तो बड़ी नाइंसाफी हो गई यहाँ पे। तो हमें 1,60,000 इसे ही बनाना पड़ेगा। तो इसे 1,60,000 बनाने के लिए हमें इसमें 1600 की क्या करनी पड़ेगी? गुना। देखिए 4 जीरो आती हैं, तो 2 जीरो तो थी, 2 जीरो और हो गई। इसमें 16 था तो मैंने 16 की गुना कर दी। तो इसमें भी 1600 की गुना कर दो, और ब्याज में भी कितने की गुना कर दो? 1600 की। तो जब ब्याज में 1600 की गुना करेंगे तो 16 एकम 16, हासिल लगा 1, 16 दूनी 32 और 1 33। तो अगर हम वार्षिक ब्याज लगाएं तो हमें ब्याज कितना मिलेगा? 33,600। ठीक है जी। अगर हम अर्धवार्षिक ब्याज लगाएं तो ब्याज कितना मिलेगा? 34,481। देखिए मूलधन यहाँ भी आ गया सेम, और यहाँ भी आ गया सेम। ठीक है, तो हमें इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है कि जब हमें वार्षिक लगाते हैं तो कुछ ब्याज मिलता है, जब अर्धवार्षिक ब्याज लगाते हैं तो कुछ ब्याज मिलता है। उसने कहा अर्धवार्षिक ब्याज लगाने में हमें वार्षिक से 1762 रुपये ज्यादा मिल जाते हैं। बिल्कुल मिल रहे हैं भाई। देखो, जब हमने वार्षिक रूप से ब्याज लगाया तो कितने मिले? ब्याज हमें मिला 33,600 रुपये। और जब हमने उसी धनराशि पर अर्धवार्षिक ब्याज जोड़ा तो हमें कितना मिला? 34,481 रुपये। तो आप लोग देखते भी होंगे बैंक वाले बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों का। कैसे? कुछ कहेंगे हम तो जी आपसे बस 10% का ब्याज ही तो ले रहे हैं। ठीक है, कितने का? 10% का ही तो ब्याज ले रहे हैं वार्षिक।
ये नहीं बताते कि ब्याज की गणना जो है हर छठे महीने हो रही है, और जो हर छठे महीने गणना होती है उस पे जो 10% वार्षिक ब्याज जाना था, और छठे महीने ब्याज की गणना होने से क्या होता है, ज्यादा ब्याज चला जाता है। ये चीजें आम आदमी को कभी समझ में ही नहीं आती। आम आदमी सोचता है हमने तो 10% ब्याज पर पैसा लिया हुआ है और हम टेंशन फ्री हैं, लेकिन वो 10% ब्याज जाने जाने की वजह से ज़्यादा बैठ जाता है। ठीक है नहीं? तो जब भी अगर आप किसी से लें तो आप बोलो कि ब्याज की गणना जो है आप वार्षिक करने वाले हो या अर्धवार्षिक करने वाले हो, ये भी हमें बता दो साथ के साथ, है ना? तो चीज़ें इस तरीके से कैलकुलेट करना सीखे, तभी आप अपने जीवन में ये चीज़ चेक कर पाएंगे कि जो हमने किसी से भी कर्ज लिया है अगर, तो वो कर्ज हमें महंगा तो नहीं पड़ रहा है, कि बताया कुछ और जा रहा है और वसूला कुछ और जा रहा है, ऐसा तो आपके साथ नहीं हो रहा है। तो ये क्लास आपको आपके जीवन में भी बेहतर बनाने के काम करेगी, उम्मीद है। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों ब्याज निकल कर आ गए हैं, तो मैं साइड में थोड़ा सा मिटो के इसको कर देता हूँ। अगर आपने अभी तक इसको रिकॉर्ड नहीं किया तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं इसको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ अब आपको यहाँ पे। देखिए, जब हमने वार्षिक कैलकुलेशन की ब्याज की, तो हमारा जो चक्रवर्ती ब्याज आया वो आया 33,600। जब हमने अर्धवार्षिक रूप से ब्याज जोड़ा, धनराशि तो वही थी, लेकिन जब हमने अर्धवार्षिक रूप से जोड़ा तो चक्रवर्ती ब्याज हमारा कितना आया, 34,481। ठीक है, तो अब देखना यह है कितना ज्यादा आया, तो 34,481 में से कितना घटा दो, 33,600 घटा दो, तो कितना आएगा, एक, 8 का 8 आ जाएगा, फिर 4 में से गए 8 और 6 14, यानी कि 8 बचेगा, और फिर क्या बचेगा मेरा, 881 बच गया मेरा, जहां तक उम्मीद है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई, बिल्कुल मेरा 881 बच गया। तो कितना फालतू ब्याज मिला, ब्याज फालतू मिला है जी अर्धवार्षिक में 881 रुपए का, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 1762 का फालतू मिलता है जी। इसका मतलब जो हमने निकाला है 881, ये किसके बराबर है, ये क्वेश्चन में 1762 के बराबर है। तो एक यूनिट का मान अगर मैं निकाल दूं तो आ जाएगा 1762/881। अब इससे ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। आप कैलकुलेशन करके देख ले, मुझे दिख रहा है 8 इसकी 881 में 2 की गुना करो, 2 कम 2, 8 दून 16 का 6 कहाँ चलेगा, 8 दून 16 1 17, 2 बार कटेगा। इसका मतलब है हमारी एक यूनिट किसके बराबर है, 2 के बराबर है। पूछा क्या गया है, निवेश की गई राशि कितनी थी, तो निवेश की गई राशि का मतलब है मूलधन कितना था। अब मूलधन दोनों जगह हमारा कितना कर लिया था हमने, बराबर करके 1,60,000। तो इसका मतलब है 1,60,000 रुपये जो हैं वो क्वेश्चन के हिसाब से कितने बनेंगे, तो 1,60,000 रुपये में हम एक यूनिट का मान कितना आया है, 2, इसकी क्या कर देंगे गुना, तो 32 आ जाएगा, और 4 जीरो जो कि तो आ जाएंगी, तो 3,20,000 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरीके से आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है कि समान राशि पर 2 वर्षों में अर्जित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 28 रुपये है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो निवेश की गई राशि की गणना करें। देखिए, एक समान धनराशि है, उस पर 2 वर्षों में अर्जित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 28 रुपये है। ठीक है, कितना, 28 रुपये। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो, निवेशित की गई राशि ज्ञात करें। 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंदर का फॉर्मूला लगाना है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, D/P बराबर R/100 तो D का मतलब है अंतर, अंतर कितना दे रखा है मेरे को, 28 दे रखा है, बटे आ जाएगा P, R की जगह रख देंगे ब्याज की दर जो कि 4 दी हुई है, बटे में है 100, इसकी घात हो जाएगी 2। 4 से इसको काट दो तो कितनी बार कटेगा, 25 बार कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरा, 28/P। या एक काम करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन भारी पड़ जाएगी। आप एक काम करें, ऐसे कर दें, 28/P 4/100 और इसकी घात 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 28/P बराबर 4/100 गुना 4/100, क्योंकि इसकी घात 2 है तो 2 बार गुना करनी पड़ेगी। ऊपर की चीज़ से ऊपर की चीज़ काट सकते हैं, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, और इस 4 से कितना काट देंगे, 4 से एक चीज़ कट जाएगी 25 बार। ठीक है, तो हमारा क्या बच गया, हमारे पास बच गया 7/P बराबर, ऊपर तो बच गया 1 और नीचे बच गया 100 गुना 25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो P का मान आ जाएगा 2500 गुना 7, तो 0 0 7 पंजे 35, हज लगे 3, 7 दून 14 3 17, तो कितना आ जाएगा
17,500 आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है कि राम और दीप्ति प्रत्येक 30% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से। देखिए ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में। तो ग्रुप डी में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि राम और दीप्ति प्रत्येक ने 30% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए 8,000 रुपये की राशि का निवेश किया। हालांकि राम ने ब्याज की वार्षिक संयोजित किया, राम ने जो ब्याज की गणना की वो वार्षिक रूप से की, और जो दीप्ति है, दीप्ति ने प्रत्येक 8 महीने में ब्याज लगाया। ठीक है, तो पूछा क्या है, अगर टोटल 2 साल तक इन्होंने अपने पैसे को निवेश करके रखा तो बताइए कि 2 वर्ष के अंत में राम की तुलना में दीप्ति के ब्याज को कितना अधिक था। यह बात आपको मैंने समझा दी है कि वार्षिक ब्याज की अपेक्षा अगर आप अर्धवार्षिक कैलकुलेट करते हैं तो अर्धवार्षिक में ज्यादा पैसे मिलते हैं, या फिर वार्षिक होता है 12 महीने, तो ब्याज की गणना या तो 12 महीने कर लो या 12 महीने से कम करोगे ना अगर, तो ब्याज आपको ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि यहाँ दीप्ति ने प्रत्येक 8 महीने में ब्याज की गणना की है, तो दीप्ति को पक्की बात है राम से ज़्यादा पैसा मिलेगा ब्याज का। तो यही पूछा है कि ये बताइए कि दीप्ति को राम से कितने रुपए ज़्यादा मिले ब्याज में। ठीक है, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं राम को कितना पैसा मिला होगा। ठीक है जी, अगर मैं एक तरीका लगाता हूँ क्या कि देखिए राम की ब्याज की दर जो है वो कितनी है जी, 30% वार्षिक है, और समय कितना है जी, 2 वर्ष का है। समय कितना है जी, 2 वर्ष का। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके से क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। तो अगर राम इस तरीके से क्वेश्चन करता है तो 30% का मतलब होता है जी 30 बटे, तो 0 से 0 कटेगी, ऊपर 3 बचेगा, नीचे 10, 10 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13/10। इसका मतलब है कि पहले साल राम को 10 रुपये पर 3 का ब्याज मिला, 10 के कितने हो गए 13। दूसरे साल भी 10 के कितने हो जाएंगे 13। इस तरीके से राम ने टोटल पैसा लगाया 100 रुपये और हो गया कितना 169 रुपये, यानी कि ब्याज कितना मिला 69 रुपये का। लेकिन पैसा लगाया कितना गया था 8,000 रुपये। इसका मतलब है जो हम 100 रुपये कह रहे हैं ये किसके बराबर है 8,000 रुपये के। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 80। तो हमारे हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज जो आया है वो आया है 69। तो 69 गुना 1 यूनिट का मान कितना है 80 आया है, 80 की क्या कर देंगे गुना 0, 8 नम 72 का 2 का हासिल लगे 7, 8 छिंग 48, 49 50 51 52 53 54 55, तो कितना आ जाएगा 5520 रुपये। यानी कि राम को 2 साल में 8,000 रुपये पर जो ब्याज मिला वो कितना था 5520 रुपये था। अब बात करते हैं दीप्ति को ब्याज कितना मिला। अब दीप्ति ने जो है प्रत्येक 8 महीने में ब्याज की गणना की। अब ब्याज की गणना जो करनी पड़ेगी हमें 8 महीने के हिसाब से करनी पड़ेगी, तो इसे 8 महीने में बदलो, 30 को 12 से भाग दो और जितने महीने का निकालना है उसकी कर दो गुना। ठीक है, अब देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से ये कट गया तो कितना आ गया 20%, 20% आ गया। ठीक है, तो 8 महीने में जो ब्याज की दर बैठेगी वो कितनी बैठेगी 20% प्रति 8 महीने। ठीक है जी, अब देखना ये है कि समय के में क्या फर्क पड़ेगा। समय दे रखा है 2 वर्ष, 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं 24 महीने, और हमको गणना करनी है 8 महीने के हिसाब से, तो 8 से भाग दे देंगे तो कितने 8 महीने के कितने हो जाएंगे 3 8 महीने हो जाएंगे। ठीक है जी, तो 24 महीने थे टोटल, 2 साल में 24 महीने होते हैं, और इन 24 महीनों को 8 में डिवाइड करूं तो कितनी बार डिवाइड होता है 3 बार, यानी कि 3 8 महीने हो गए, और प्रत्येक 8 महीने ब्याज की दर कितनी है जी 20% है। अब 20% को भिन्न में तोड़ेंगे तो 20% का मतलब होता है 1/5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा जी 6, यानी कि पहले 8 महीने में 5 रुपये 6 बनेंगे, फिर दूसरे 8 महीने में 5 रुपये 6 महीने बनेंगे, फिर तीसरे 8 महीने में 5 रुपये की राशि कितनी बन जाएगी 6। इस तरीके से टोटल 125 रुपये का निवेश किया और वो कितना हो गया 216 हो गया। तो ब्याज कितना मिला 6 में से 5 गया 1 बचा, और इधर से आधे लिया 9 बचा, 91 रुपये का ब्याज मिल गया। लेकिन देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर पैसे कितने लगाए गए 125 रुपये का मूलधन, लेकिन क्वेश्चन ने मैं क्या कहा कि राम ने भी 8,000 रुपये लगाए और दीप्ति ने भी 8,000 लगाए। इसका मतलब है जो हमारे हिसाब से 125 रुपये का मूलधन आया है क्वेश्चन में, इसका मान कितना है जी 8,000।
तो हमारे हिसाब से जो ब्याज 91 आया है ये कितना बैठेगा, इसको निकालने के लिए 1 यूनिट का मान निकाल दो, बटे में आ जाएगा 125, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, कितना बच गया 30, है नहीं 25 दिया 75, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 25, 25 पंजे 125 और 25 दिया 75, बचे 5, 25 दूनी 50, 320 आ गया। फिर 5 से अगर मैं काट दूँ तो कितना आ जाएगा, 5 छंग 30 और 5 चौक 20, 1 यूनिट का मान 64 आ गया। तो जिस चीज़ को हम चक्रवर्ती ब्याज कह रहे हैं 91, इसका मान कितना हो जाएगा, तो 91 में 1 यूनिट के मान यानी कि 64 की क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो जब इसमें गुना करेंगे 64 की तो कितना आ जाएगा, मैं इधर कर देता हूँ भाई, 0 9 चौक 36 का ये हो जाएगा 0 9 चौक 36 का 6 का हासिल को लगे 3 9 छिक 54 57 और इसमें 64 अगर मैं जोड़ दूं तो 4 6 12 2 लगा 1, तो ये हो जाएगा भाई 5824 रुपये। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5824 रुपये। ठीक है, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 5824 रुपये। ठीक है, अब देखिए दीप्ति को तो मिले 5824 रुपये का ब्याज, ठीक है जी, और राम को कितना ब्याज मिला था, 5520 रुपये का। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो कितने रुपए का ब्याज अधिक मिला दीप्ति को, दीप्ति को 304 रुपए का ब्याज ज्यादा मिला, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ये इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल बेसिक और साधारण मेथड है, बिल्कुल आसानी से किस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं ये वो मेथड है। बाकी ये क्वेश्चन जो है दूसरे तरीके से भी हो सकता है, उसके ऊपर मैं अब आगे बात करूंगा। देखिए मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें लिख के समझाई हैं जिस वजह से आपको लगा होगा कि पूरा का पूरा बोर्ड भर गया है, लेकिन जब आप पेपर में इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप ऐसे थोड़ा ही लिख के बताएंगे कि 30% का मतलब 3/100 30/100 होता है, फिर 10 से 13, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। आपको तो डायरेक्ट ही लिखना है 10 से 13 10 से 13 फटाफट स्पीड से जाना है आपको, तो 5-6 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ये, अगर आपको ये क्वेश्चन पहले से घर से करके गए हो। देखिए कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है जो आपने पहले घर प्रैक्टिस नहीं की तो आप उसको देखते ही छोड़ दें, उसे सबसे बाद में प्रैक्टिस करें। और दूसरी चीज़, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपको ये क्वेश्चन आता तो है लेकिन आपको ये पता है कि अगर इस क्वेश्चन को मैं करने बैठूँ तो इसमें मेरी 10 से 15 मिनट लग जाएगी, तो शुरू में आप इस क्वेश्चन को छोड़ दें और सबसे पहले वे क्वेश्चन करें जो बिल्कुल कुछ ही सेकंडों में हो जाएंगे, जिनमें 1 मिनट का भी समय ना लगे, या फिर 1 मिनट लग भी जाए तो 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाए। जैसे अभी मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया था 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वाला, वो भी हमारा क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन करें। पूरे पेपर में को आपको बहुत स्पीड से निकलना होता है। ठीक है, सबसे पहले आप अपना समय बचाएं और कोशिश करें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर सकूं, कम से कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में करके आऊँ। सबसे पहले तो ये देखें, ऐसा नहीं है आपको अपनी ईगो पे कभी भी एग्जाम में अपनी ईगो को कभी भी आगे नहीं लाना है कि मैंने लाभ हानि के क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखे हैं तो ये क्वेश्चन मुझे करना ही करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको आता है लेकिन ये क्वेश्चन मेरी 10 मिनट खा जाएगा, तो आप शुरू में इस क्वेश्चन को छोड़ दें। सबसे पहले मैथ में तेज़ी से निकलें, पूरे के पूरे पेपर में इतनी तेज़ी से निकलें कि जो क्वेश्चन सिर्फ देखने से सोल्व हो जाते हैं या फिर 1 मिनट के अंदर सोल्व हो जाते हैं उन्हें करें। और मैथ और रीजनिंग के वे क्वेश्चन जो आपका समय खराब करने वाले हैं उनको आप बाद के लिए छोड़ दें, ताकि आपका कम से कम 80 से 90% पेपर तो कंप्लीट हो जो आसान आसान है। अब आप भारी क्वेश्चन के चक्कर में अगर लग गए और आसान क्वेश्चन आपसे छूट गए तो फिर क्या होगा, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो फिर एक रिग्रेट होता है कि आता तो सब कुछ था लेकिन एक क्वेश्चन की वजह से मेरा पूरा पेपर खराब हो गया। ठीक है, भले ही आप इसको सही कर पाएं या गलत कर पाएं ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपने इसमें इतना समय खराब कर दिया कि आगे जो आसान आसान क्वेश्चन थे वो आपके छूट जाएंगे। तो अगर बाद में आपके पास समय बचता है तो इस क्वेश्चनों को और ऐसे क्वेश्चनों को तब करना है, पहले आसान आसान क्वेश्चन तो करो पेपर के। ठीक है,